साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी RO ARO 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को होनी है, उसके लिए जो है करंट अफेयर देख रहे हैं। और यह जो करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं, या घटनासार जो करंट अफेयर की मैगजीन है, इनके द्वारा जो लेटेस्ट मैगजीन निकाली गई है, जिसमें 15 नवंबर 2021 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है, उसी मैगजीन को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और यह मैगजीन पूरे 113 पेजों की है। और इस वीडियो के बाद एक लास्ट वीडियो और आएगा, और इस तरीके से पूरा आपका करंट अफेयर का घटनासार की पूरी मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं यहाँ पे समसामयिकी 2021-22 के संबंध में। तो सबसे पहले चर्चित स्थल की बात करते हैं, ताहो झील। तो जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति ने अमेरिका की ताहो झील के जलस्तर को उसके प्राकृतिक स्तर से कम कर दिया है, जिससे ट्रॉकी नदी में प्रवाह रुक गया है। ज्ञात हो कि यह ऐतिहासिक रूप से एक चक्रीय घटना है, जो पूर्व की तुलना में अब जल्दी और अधिक बार घटित हो रही है। ताहो झील की बात करें, ताहो झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी अल्पाइन झील है और अमेरिका की दूसरी सबसे गहरी झील है। अल्पाइन झीलें अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित झीलें या जलाशय हैं, जो आमतौर पर समुद्र तल या ट्री लाइन से ऊपर होती हैं। अयोध्या के सरयू तट पर स्थित एक पार्क, जिसे पहले राम कथा पार्क के नाम से जाना जाता था, जिसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। नवंबर में इस पार्क का उद्घाटन प्रस्तावित है, जिसके बाद इसे क्वीन हियो होंग ओके मेमोरियल पार्क के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम एक कोरियाई रानी के नाम पर रखा गया है। रानी हियो होंग ओके एक कोरियाई रानी थी, जिसके बारे में माना जाता है कि उनका जन्म अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना के रूप में राजा पद्मसेन और इंदुमती के यहाँ हुआ था। पद्मसेन ने कौशल राज्य पर शासन किया, एक ऐसा क्षेत्र जो वर्तमान उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक फैला हुआ था। मेघालय की बात करें तो हाल ही में मेघालय की मौसमई गुफा में जियोरिशा मौसमई इंसिस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है। नई प्रजाति अपने शेल आकारिकी में जियोरिशा सरिता, ये क्या है, उसी जीन्स का एक सदस्य जिसे 1851 में खोजा गया था, से अद्वितीय है, मतलब एकदम से अलग है, जो सेल के आकार की भिन्नता से 4 प्रमुख सर्पिल स्ट्राइप्स के साथ इनके शरीर पर मौजूद होती हैं। ये सर्पिल स्ट्राइप्स जियोरिशा सरिता में 7 की संख्या में पाई जाती हैं। आगे देखें, जियोरिशा तराई के उष्णकटिबंधीय जंगल के साथ साथ उच्च ऊंचाई वाले सदाबहार जंगलों या कैल्शियम से भरपूर चट्टानी सतहों पर मिट्टी या भूमिगत आवासों में पाया जाता है। चर्चित व्यक्ति की बात करें तो FW क्लार्क, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और देश का नेतृत्व करने वाले अंतिम स्वायत्त नेता FW क्लार्क का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कब हुआ है? 11 नवंबर 2021 को। वह सितंबर 1989 से लेकर के मई 1994 तक देश के राष्ट्रपति रहे। 1993 में 1993 में क्लार्क और नेल्सन मंडेला को संयुक्त रूप से रंगभेद को समाप्त करने की दिशा में उनके कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लार्क ने ही 2 फरवरी 1990 को दक्षिण अफ्रीकी संसद में 27 वर्ष से जेल में बंद नेल्सन मंडेला के रिहाई की घोषणा की थी। गीता गोपीनाथ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ अपने 3 वर्षीय कार्यकाल के बाद जनवरी 2022 में सेवामुक्त हो रही हैं। विदित हो कि गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री और रघुराम राजन के बाद यह प्रतिष्ठित पद संभालने वाली दूसरी भारतीय थी। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 11वीं मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी। डॉक्टर माधवन कृष्ण नायर, प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के संस्थापक निदेशक पद्मश्री डॉक्टर माधवन कृष्ण नायर का 29 अक्टूबर 2021 को 81 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इन्होंने भारत की राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण योजना तैयार करने वाले विशेषज्ञ समूह में सदस्य के रूप में कार्य करने के साथ ही WHO के कैंसर पर विशेषज्ञ सलाहकार पैनल में भी कार्य किया है। चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 2001 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगे बात कर लेते हैं, SN सुब्बा राव। 23 अक्टूबर 2021 को प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक डॉक्टर SN सुब्बा राव का निधन हो गया। इन्होंने चंबल के बीहड़ों से 600 से अधिक डाकुओं का आत्मसमर्पण कराया था। इन्हें पद्मश्री, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना और विश्व मानवाधिकार प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है नवीनतम नियुक्तियों की बात कर लेते हैं, तो प्रमोद चंद्र मोदी 1982 बैच के सेवानिवृत्त IRS अधिकारी और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को हाल ही में रामाचार्युलू की जगह राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। अब रामाचार्युलू को अब राज्यसभा में सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। शीलवर्धन सिंह, बिहार कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी शीलवर्धन सिंह को 31 अक्टूबर 2021 को CISF
CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वाईएस एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। वह 30 नवंबर को एडमिरल करमबीर सिंह के अवकाश ग्रहण करने के बाद नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे। आगे देखते हैं केबी कामत। भारत सरकार ने 28 अक्टूबर 2021 को केबी कामत को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। NABFID भारत में एक नव स्थापित विकास वित्तीय संस्थान है जिसे बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए स्थापित किया गया है। प्रोफेसर बिमल पटेल राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर बिमल को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में नवंबर 2021 में निर्वाचित किया गया। इस पद के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए चुनाव में उन्हें 192 सदस्यों में से 163 मत मिले। यहाँ पर प्रोफेसर बिमल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा जो जनवरी 2023 से शुरू होगा। अनीता आनंद। भारतीय मूल की कनाडाई सांसद अनीता आनंद को हाल ही में कनाडा का राष्ट्रीय रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। कनाडा की रक्षा मंत्री नियुक्त की जाने वाली वह दूसरी महिला हैं। उनसे पूर्व 1990 के दशक में किम कैम्पबेल को रक्षा मंत्री बनाया गया था। मोरीनारी वतनवे। तुर्की में 7 नवंबर 2021 को आयोजित एक सम्मेलन के दौरान जापान के मोरीनारी को 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन या फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक्स का पुनः अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। पहले भी अध्यक्ष थे, फिर से निर्वाचित किया गया 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए। अमित रस्तोगी की बात करें तो 18 अक्टूबर 2021 को कोमोडोर अमित रस्तोगी ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। NRDC विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग का एक लोक उद्यम है। AK गोयल की बात करें तो यूको बैंक के प्रमुख AK गोयल को 14 अक्टूबर 2021 को 2021-22 सत्र के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। किसे? AK गोयल को। यह जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है यह भारत में कार्यरत बैंकिंग प्रबंधन का एक प्रतिनिधि निकाय है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। राजीव कुमार मिश्रा को दीपक अमिताभ की जगह पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ये जो राजीव कुमार मिश्रा हैं ये 2011 में कार्यकारी निदेशक के रूप में PTC इंडिया में शामिल हुए थे। आगे बात कर लेते हैं सज्जन जिंदल की। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने अक्टूबर 2021 में JSW स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल को वर्ष 2021-22 के लिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA का अध्यक्ष चुना है। इस पद पर चुने जाने वाले जिंदल पहले भारतीय प्रतिनिधि हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के सदस्य देश स्टील उत्पादन का लगभग 85% का प्रतिनिधित्व करते हैं। अशोक भूषण की बात करें तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT का अध्यक्ष 31 अक्टूबर 2021 को नियुक्त किया। इस पद पर उनका कार्यकाल 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक रहेगा। इसके अलावा न्यायमूर्ति शमलिंगम सुधाकर को अर्ध न्यायिक निकाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बात कर लेते हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी की। तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख चीफ ऑफ एयर स्टाफ 30 सितंबर 2021 को नियुक्त किए गए। इस पद पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जो उसी दिन सेवानिवृत्त हुए हैं का स्थान एयर चीफ मार्शल चौधरी ने लिया है। विभिन्न तरह के लड़ाकू विमान उड़ाने के विशेषज्ञ श्री चौधरी जुलाई 2021 में ही वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए थे। इससे पूर्व वह वायुसेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख थे। वायुसेना प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल 3 वर्ष सितंबर 2024 तक रहेगा। अरुण चावला तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अर्थात शॉर्ट में फिक्की कहते हैं, इन्हें ने हाल ही में अरुण चावला को अपना नया महानिदेशक नामित किया है। वह 2011 में फिक्की में शामिल हुए और वर्तमान में चैम्बर के उप महासचिव हैं। ईशा अंबानी रिलायंस जियो इन्फोकॉम, रिलायंस रिटेल और रिलायंस फाउंडेशन की बोर्ड सदस्य ईशा अंबानी को प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के न्यासी बोर्ड में शामिल किया गया है। यहाँ पर उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। एशियाई कला के इस संग्रहालय के संग्रह में 45,000 से अधिक वस्तुएं शामिल हैं जो नवपाषाण काल से लेकर वर्तमान तक की हैं। 1923 में फ्रीर गैलरी ऑफ आर्ट के रूप में स्थापित यह संग्रहालय 2023 में अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा। आगे चलते हैं ऑपरेशन और अभियानों की बात कर लेते हैं। तो कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारत को स्वर्ण पदक मिला है। तो भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली 5वीं बटालियन गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स की एक टीम ने यूनाइटेड किंगडम में आयोजित प्रतिष्ठित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना की टीम ने इस आयोजन में हिस्सा लेते हुए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विशेष बलों और प्रतिष्ठित रेजिमेंटों का प्रतिनिधित्व करने वाली 17 अंतर्राष्ट्रीय टीमों सहित कुल 96 टीमों के साथ 96 टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा की। इसमें आगे देखते हैं
तो भारतीय सेना की टीम को उनके उत्कृष्ट नेविगेशन कौशल, समग्र शारीरिक सहनशक्ति और गश्ती आदेशों की डिलीवरी के लिए प्रशंसा मिली है। यह अभ्यास 13 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2021 तक यूनाइटेड किंगडम के ब्रेकर में आयोजित किया गया। यूके सेना द्वारा अभ्यास कैम्ब्रियन पेट्रोल का आयोजन किया गया था। इस अभ्यास को मानवीय सहनशक्ति और टीम भावना की अंतिम परीक्षा माना जाता है। अभ्यास मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच 4 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2021 के बीच श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना के इन्फेंट्री बटालियन ग्रुप के 120 जवानों ने हिस्सा लिया। अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा देना और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। ब्लू फ्लैग 2021। तो 28 अक्टूबर 2021 को समाप्त हुए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में कुल 84 भारतीय वायुसेना के कर्मियों ने भाग लिया। साथ ही भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमान स्क्वाड्रन ने इजरायल के ओवडा एयर बेस में इस अभ्यास में हिस्सा लिया। सैन्य अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 का विषय था जटिल परिचालन परिस्थितियों में चौथी और पांचवी पीढ़ी के विमानों का एकीकरण। इस अभ्यास में परिचालन क्षमताओं में सुधार के लिए ज्ञान और युद्ध के अनुभव को साझा करने के लिए 8 देशों की वायुसेना मिशन शामिल थे। अभ्यास में भाग लेने वाले अन्य 7 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस और इजराइल शामिल थे। इजराइल की धरती पर अब तक हुए युद्धाभ्यासों में यह सबसे बड़ा और आधुनिक हवाई अभ्यास था। अजय वारियर 2021। तो भारत और ब्रिटेन के संयुक्त कंपनी स्तर के सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर के 6ठे संस्करण का आयोजन उत्तराखंड के चौबटिया में 7 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2021 के बीच आयोजित किया गया। यह अभ्यास मित्र विदेशी राष्ट्रों के साथ अंतर संचालनीयता और विशेषज्ञता साझा करने की पहल का हिस्सा है। जीमैक्स 21। भारतीय नौसेना और जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जीमैक्स 21 6 से 8 अक्टूबर 2021 के बीच अरब सागर में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ डिस्ट्रॉयर कोच्चि और गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट तेग ने किया। युद्धाभ्यास 2021। भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सैन्य परीक्षण युद्धाभ्यास 2021 का 17वां संस्करण 29 अक्टूबर 2021 को संयुक्त बेस एल्मेडॉर्फ रिचर्डसन अलास्का में संपन्न हुआ। इस 14 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं को एक दूसरे की अभियानगत प्रक्रियाओं, युद्धाभ्यासों और अंतर संचालनीयता एवं अन्य बातों के बारे में परिचित कराना था। भारतीय दल में मद्रास रेजिमेंट के एक इन्फेंट्री बटालियन समूह के 350 कर्मी शामिल थे, जबकि अमेरिकी दल में 40वीं कैवलरी रेजिमेंट के पहले स्क्वाड्रन के 300 सैनिक शामिल थे। इस अभ्यास को 2 चरणों में आयोजित किया गया। आगे चलते हैं हम लोग। कोंकण शक्ति 2021। तो भारत और ब्रिटेन के सशस्त्र बल द्वारा 24 से 27 अक्टूबर 2021 के बीच अरब सागर में कोंकण तट पर पहले त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 के समुद्री चरण का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय इस अभ्यास का बंदरगाह चरण 21 से 23 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित किया गया। अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूती प्रदान करना या मजबूत करना है। कोच्चि से गोवा तक ऑफशोर सेलिंग रेगाटा का आयोजन। तो भारतीय नौसेना ने आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में कोच्चि से गोवा तक एक ऑफशोर सेलिंग रेगाटा का आयोजन किया है, जो नौसेना कर्मियों के बीच साहसिक और समुद्री नौकायन की भावना को बढ़ावा देता है। इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन INDA के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में 6 भारतीय नौसैनिक नौकायन जहाजों की भागीदारी दिखाई देगी और ये पोत कोच्चि में नौसेना बेस से गोवा के शुरुआती बिंदु के बीच कुल 360 समुद्री मील की दूरी तय करेंगे। आगे चलते हैं, योजना और परियोजना की बात कर लेते हैं। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना का शुभारंभ किया। 64,180 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना की घोषणा 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2025-26 तक प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करना है। साथ ही देश में ही अनुसंधान, परीक्षण और उपचार के लिए एक आधुनिक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना भी है। पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन अब तक की सबसे बड़ी अखिल भारतीय स्वास्थ्य अवसंरचना योजना है। योजना के तहत 10 उच्च फोकस वाले राज्यों के 17,788 ग्रामीण तथा 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के विकास के लिए समर्थन प्रदान करने तथा सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना
एवं 11 राज्यों में 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना करने के लक्ष्य शामिल हैं। इसके अलावा 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित करने में सहायता करना भी योजना में शामिल है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र तथा इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं एवं 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूत करना भी इस योजना का लक्ष्य है। योजना के तहत एक स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, वायरोलॉजी के लिए 4 नए राष्ट्रीय संस्थान, WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच, 9 जैव सुरक्षा स्तर 111 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। पीएम गति शक्ति योजना के बारे में बात करें तो 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। पीएम गति शक्ति का उद्देश्य लॉजिस्टिक की लागत को घटाना और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना है। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की घोषणा की थी। बुनियादी ढांचे के समग्र विकास हेतु इस योजना के लिए 100 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया जाएगा। इसके फोकस वाले क्षेत्रों में स्थानीय निर्माता, विनिर्माण एवं निर्यात तथा संभावना वाले नए आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं। गति शक्ति मास्टर प्लान युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा, साथ ही यह देश में अवसंरचना की नींव मजबूत करेगा। इस योजना के तहत भविष्य में आर्थिक गलियारे भी विकसित किए जाएंगे। योजना से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मेक इन इंडिया की योजना को गति मिलेगी। गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों को विशेष रूप से प्रोत्साहन प्राप्त होगा। इस प्लान के अंतर्गत 75 हफ्तों में 75 वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के माध्यम से भारत के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ा जाएगा। वर्तमान में परिवहन साधनों में समन्वय का अभाव है। इस योजना के माध्यम से इस कमी को दूर किया जाएगा। इसके अंतर्गत 2 रक्षा गलियारों सहित 1200 से अधिक औद्योगिक समूहों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। यह प्लान पहले से संचालित योजनाओं जैसे भारतमाला, सागरमाला, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, उड़ान, टेक्सटाइल क्लस्टर, दवा क्लस्टर, रक्षा कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, औद्योगिक गलियारा, मत्स्य पालन, कृषि जोन आदि को भी अपने परिधि में शामिल करेगा। योजना के तहत नेशनल हाईवे को 2 लाख किलोमीटर का इंटीग्रेटेड नेटवर्क बनाए जाने और 1 सिटी 1 ग्रिड का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 35,000 किलोमीटर में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाए जाने का विराट लक्ष्य है। रेल नेटवर्क का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग एवं भारतनेट योजना को भी इस योजना अंतर्गत शामिल किया गया है। इस योजना का संचालन वाणिज्य मंत्रालय के रसद विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत 16 मंत्रालयों और उनके विभागों रेल, नागरिक उड्डयन, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जहाजरानी, सड़क परिवहन, कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, उद्योग एवं स्वास्थ्य को एक मंच पर लाया जाएगा। आगे बात करते हैं अटल मिशन अमृत 2.0 की। तो 12 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 को वर्ष 2025-26 तक के लिए मंजूरी प्रदान की गई। नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम के रूप में और पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से शहरों को जल सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाना है। अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय राशि जो है 2,77,000 करोड़ रुपए है। इसमें वित्त वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए 76,760 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। एक मजबूत प्रौद्योगिकी आधारित पोर्टल पर इस मिशन की निगरानी की जाएगी। परियोजनाओं की जियो टैगिंग भी की जाएगी। शहर जल संतुलन योजना के माध्यम से शहर जो है वो जल संतुलन योजना के माध्यम से अपने जल स्रोतों, खपत, भविष्य की आवश्यकता और पानी के नुकसान का आकलन करेंगे। अमृत 2.0 के अंतर्गत सभी 4,378 सांवेधिक कस्बों में घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करके पानी की आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज का लक्ष्य प्राप्त करना है। 500 अमृत शहरों में घरेलू जलमल निकासी और प्रबंधन 100% कवरेज लक्षित किया गया है। इस मिशन का लक्ष्य 2.68 करोड़ नल कनेक्शन और 2.64 करोड़ सीवर या सेप्टेज कनेक्शन प्रदान करना है। परियोजनाओं के लिए धन जो है केंद्र, राज्य और शहरी स्थानीय निकायों की ओर से साझा किया जाएगा। राज्यों को केंद्रीय निधि राज्य जल कार्य योजना के अनुसार राज्य के आवंटन के आधार पर 3 चरणों में जारी की जाएगी। अमृत 2.0 शहरी की अन्य प्रमुख विशेषताओं में पेयजल सर्वेक्षण शामिल है, जो शहरी जल सेवाओं के बेंचमार्किंग के लिए शहरों के मध्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेगा। मिशन 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से परियोजनाओं के 10% कार्यान्वयन को अनिवार्य करके बाजार वित्त जुटाने को भी प्रोत्साहित करेगा। सुधारों को पूरा करने पर शहरी स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन देश का पहला केंद्रित
राष्ट्रीय जल मिशन है, जिसे जून 2015 में 500 शहरों के नागरिकों को नल कनेक्शन और सीवर कनेक्शन प्रदान करके जीवन में सुगमता लाने के लिए शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया? जून 2015 में। निधि 2.0 योजना की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2021 विश्व पर्यटन दिवस, जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है, के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान निधि 2.0 आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस योजना का उद्घाटन किया। निधि का पूरा नाम जो है इंग्लिश में नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री 2.0 डेटाबेस में न केवल आवास इकाइयों बल्कि ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों और अन्य लोगों को भी शामिल करके अधिक समावेशी बनाना है। निधि योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन क्षेत्र के डिजिटलीकरण की सुविधा और आतिथ्य तथा पर्यटन क्षेत्र के लिए व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। योजना में सभी आवास इकाइयों को आतिथ्य उद्योग का हिस्सा बनने के लिए मंच पर खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। अब आयोग और समिति की बात कर लेते हैं। तो निपटान आदेशों और अपराधों की कंपाउंडिंग पर सलाहकार समिति भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी ने अक्टूबर 2021 में 4 सदस्यीय निपटान आदेशों और अपराधों के कंपाउंडिंग पर उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का गठन किया है। समिति का अध्यक्ष बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विजय सी डांगा को बनाया गया है। समिति की विचारार्थ जो विषय है वह है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड निपटान कार्यवाही विनियमन 2018 के अनुसार होंगे। समिति के अन्य सदस्यों में शामिल हैं कानून और न्याय मंत्रालय में पूर्व कानून सचिव पीके मल्होत्रा, डेलाइट हॉकिंस के पूर्व अध्यक्ष और सेल्स एलएलपी पीआर रमेश, एडवोकेट पार्टनर रावल और रावल एसोसिएट के डीएन रावल। तो इसमें कुल आपके जो है कितने 3 सदस्य शामिल हैं और एक अध्यक्ष, कुल मिला के 4 लोग हैं। पेगासस जासूसी मामले में जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2021 को इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी पेगासस द्वारा देश में आम नागरिकों, पत्रकारों, नेताओं की जासूसी के आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की है। 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस आरवी रविचंद्रन करेंगे। जस्टिस रविचंद्रन की निगरानी में 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति जासूसी के आरोपों की सच्चाई की जांच करेगी और जल्द ही रिपोर्ट पेश करेगी। विशेषज्ञ समिति में राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के डीन डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, अमृता विद्यापीठम केरल के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाकर पी और आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अश्विन अनिल गुमस्ते को शामिल किया गया है। जस्टिस रिटायर्ड रविचंद्रन की मदद रा के पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक जोशी व अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल उद्योग से जुड़े डॉक्टर संदीप ओबराय करेंगे। खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय समूह का दावा है कि इजरायली कंपनी एनएसओ के सॉफ्टवेयर पेगासस से 50,000 लोगों की जासूसी हुई है। इनमें केंद्र सरकार के मंत्री, विपक्ष के नेता, पत्रकार, कई वकील, कुछ जज और कारोबारी समेत 300 प्रतिष्ठित लोगों के नंबर भी शामिल है। अगला है निपुण भारत मिशन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनएससी का गठन किया है। यह शिक्षा की प्रगति का विश्लेषण करने और राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को फीडबैक प्रदान करने के लिए मूल्यांकन की एक पद्धति विकसित करने का प्रयास करता है। 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक प्रत्येक बच्चे के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल में सार्वभौमिक दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी की सह अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति एनएससी का गठन 25 अक्टूबर 2021 को किया गया। अब सम्मेलन, प्रदर्शनी, मेले और महोत्सव की बात कर लेते हैं। फ्यूचर टेक 2021 तो भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने 19 से 27 अक्टूबर 2021 तक डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 प्रौद्योगिकी अपनाने और त्वरण के लिए डिजिटल परिवर्तन की यात्रा का आयोजन किया। आगे चलते हैं इसमें, एक सेकंड। उद्घाटन सत्र में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय में राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वर्चुअली भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का फोकस विषय था भविष्य के निर्माण के लिए प्रमुख वाहक तकनीक हम सभी भरोसा कर सकते हैं था। थीम के तहत 5 मुख्य बिंदुओं रणनीति, विकास, लचीलापन, समावेशिता और विश्वास पर फोकस किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारतीय उद्योग और उद्यमियों के लिए प्रौद्योगिकियों की बारीकियों को समझने और उनके व्यवसाय के साथ साथ साझेदारी के लिए सही दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। आगे बात कर लेते हैं CII एशिया स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021।
तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 28 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से CII एशिया स्वास्थ्य 2021 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। 2 दिवसीय इस शिखर सम्मेलन का विषय था बेहतर कल के लिए स्वास्थ्य देखभाल में बदलाव, इंग्लिश में कहें तो ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर अ बेटर टुमारो। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने भारत और दुनिया में स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करने हेतु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। आगे चलते हैं। तीसरा हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2021। तो 8 अक्टूबर 2021 को तीसरा हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन वर्चुअली एवं फिजिकली उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय था इंडिया एट द रेट 75 एक्सपेंडिटिंग द ग्रोथ ऑफ इंडियन हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री एंड इनहेंसिंग एयर कनेक्टिविटी। अगला है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021। तो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 का तीसरा संस्करण भारतीय नौसेना द्वारा 7 से 9 नवंबर 2021 तक नेवल वॉर कॉलेज गोवा में आयोजित किया गया। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का मुख्य विषय क्या था? समुद्री सुरक्षा और उभरते गैर पारंपरिक खतरे, IOR नौसेनाओं के लिए सक्रिय भूमिका के लिए एक मामला है, ये इसका विषय था। 12 हिंद महासागर क्षेत्र, इंडियन ओशियन रीजन, IOR इसका फुल फॉर्म है। 12 हिंद महासागर क्षेत्र देशों के नौसेना प्रमुख, समुद्री बलों के प्रमुख इस सम्मेलन में हिस्सा लिए, जिसमें बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। कॉन्क्लेव हिंद महासागर क्षेत्र में गैर पारंपरिक खतरों और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आगे बात कर लेते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में से संबंधित चीजों की। तो कृत्रिम गर्भाधान की IVF तकनीक से पहली बार बन्नी नस्ल के भैंस के बछड़े का जन्म हुआ। कृत्रिम गर्भाधान की IVF तकनीक से भारत में पहली बार भैंस का गर्भाधान किया गया और बछड़े ने जन्म लिया। यह भैंस बन्नी नस्ल की है। इसके साथ ही भारत में OPU IVF तकनीक अगले स्तर पर पहुंच गई है। पहला IVF बछड़ा बन्नी नस्ल की भैंस के 6 बार IVF गर्भाधान के बाद पैदा हुआ। यह प्रक्रिया सुशीला एग्री फार्म्स के किसान विनय L वाला के घर पूरी की गई। यह फार्म गुजरात के सोमनाथ जिले के धनेज गांव में स्थित है। आगे चलते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित चीजों की। तो नासा का अंतरिक्ष यान NEA स्काउट जो है, इसके बारे में तो नासा NEA स्काउट उन पेलोड में से एक है जो आर्टेमिस 1 पर भेजा जाएगा, जिसके नवंबर में लॉन्च होने की संभावना है। नियर अर्थ एस्ट्रॉयड स्काउट, इसका पूरा नाम है NEA स्काउट का जो पूरा नाम है नियर अर्थ एस्ट्रॉयड स्काउट, एक छोटा अंतरिक्ष यान है। ये क्या है? एक अंतरिक्ष यान है। NEA स्काउट का प्राथमिक मिशन निकट पृथ्वी क्षुद्रग्रह से डेटा एकत्र करना है। यह अमेरिका का पहला अंतर्ग्रही मिशन होगा जो विशेष सौर शेल प्रणोदन का उपयोग करेगा। यह अंतरिक्ष यान स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु बूम का उपयोग करके बनाया गया है। इस अंतरिक्ष यान को लक्षित क्षुद्रग्रह तक पहुंचने में लगभग 2 साल लगेंगे और क्षुद्रग्रह के साथ मुठभेड़ के दौरान यह पृथ्वी से लगभग 93 मिलियन मील दूर होगा। NEA स्काउट क्षुद्रग्रह का अध्ययन कैसे करेगा? तो यह अंतरिक्ष यान उच्च श्रेणी के वैज्ञानिक विशेष कैमरों से लैस है जो 10 सेंटीमीटर पर पिक्सल से लेकर के 50 सेंटीमीटर पर पिक्सल तक की तस्वीर ले सकता है। छवियों को लेने के बाद या पिक्चर को लेने के बाद यह उन्हें संसाधित भी कर सकता है और पृथ्वी आधारित डीप स्पेस नेटवर्क पर भेजने के लिए अपने एंटीना का उपयोग करने से पहले उनके लिए फाइल आकार को कम कर सकता है। चीन ने प्रक्षेपित किया दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह। चीन ने 5 नवंबर 2021 को उत्तरी शांक्सी प्रांत के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जिसका नाम है गुआंगमू या SDG-SAT-1 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। उपग्रह को चीनी विज्ञान अकादमी CAS द्वारा लॉन्च किया गया, जिससे सतत विकास लक्ष्यों SDG के लिए बिग डेटा के अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था। गुआंगमू को लॉन्ग मार्च 6 वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि इसका 395वां उड़ान मिशन है। SDG-SAT-1 सतत विकास के लिए UN 2030 एजेंडा के अनुसार अनुकूलित पहला उपग्रह है, जिसे शांति और समृद्धि के लिए 17 SDG के साथ 2015 में अपनाया गया था। नासा ने लॉन्च किया लूसी मिशन। तो इसके बारे में बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन नामक अपनी तरह का पहला मिशन अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया है।
सौर ऊर्जा द्वारा संचालित लूसी मिशन में 12 साल से अधिक का समय लगेगा, जिस दौरान अंतरिक्ष यान सौर मंडल के विकास के बारे में अध्ययन करने के लिए लगभग 6.3 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय कर कुल 8 प्राचीन क्षुद्र ग्रहों का परिभ्रमण करेगा। इनमें एक मुख्य बेल्ट क्षुद्र ग्रह डोनाल्ड जॉनसन शामिल है और 7 बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रह हैं। मिशन का नाम 3.2 मिलियन वर्षीय पूर्वज लूसी के नाम पर रखा गया है, जो होमिनियन की एक प्रजाति जिसमें मनुष्य और उनके पूर्वज शामिल हैं से संबंधित है। आगे चलते हैं। बृहस्पति की कक्षा में एक झुंड में चल रहे एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह के 2 समूह या झुंडों को ट्रोजन एस्ट्रॉयड कहते हैं। लूसी मिशन इतने सारे अलग अलग क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए इतिहास में नासा के पहले एकल अंतरिक्षयान मिशन को चिन्हित करेगा। 16 अक्टूबर 2021 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से यूनाइटेड लॉन्च एलायंस एटलस बी रॉकेट से लूसी मिशन ने उड़ान भरी। बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष चट्टानों के 2 बड़े समूह हैं, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सौर मंडल के बाहरी ग्रहों का निर्माण करने वाले प्राथमिक सामग्री के अवशेष हैं। आगे बात करते हैं अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति की। तो प्रतिष्ठित स्टार ट्रैक सीरीज में कैप्टन जेम्स टी किर्क की भूमिका निभाने वाले 90 वर्षीय महान कनाडाई अभिनेता विलियम शैटनर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। 13 अक्टूबर 2021 को शैटनर जेफ बेजोस की स्पेस फ्लाइट कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड NS-18 मिशन के 4 सदस्यीय दल का हिस्सा थे। पूरी तरह से स्वचालित कैप्सूल में 66.5 मील 107 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वे पैराशूट की मदद से पश्चिम टेक्सास रेगिस्तान में सुरक्षित रूप से उतरे। शैटनर ने 82 वर्षीय बैली फंक का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में जाने वाली ब्लू ओरिजिन उड़ान का हिस्सा थी। आगे बात करते हैं दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी रॉकेट नूरी लॉन्च हुआ। दक्षिण कोरिया ने 21 अक्टूबर 2021 को अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट परीक्षण किया, जो कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2 या नूरी के नाम से जाना जाता है। इस रॉकेट को सियोल से लगभग 300 मील अर्थात 500 किलोमीटर दक्षिण में एक द्वीप पर बने गोहेंग में नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम लोग अंतरिक्ष में पहली फिल्म फिल्माने के बाद रूसी टीम पृथ्वी पर वापस आई। अंतरिक्ष में पहली बार किसी फिल्म की शूटिंग करने का इतिहास रचने के बाद फिल्म की टीम 17 अक्टूबर 2021 को सकुशल पृथ्वी पर वापस आ गई है। एक अंतरिक्ष यात्री और रूस के 2 फिल्म निर्माताओं को लेकर एक सोयूज अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना होने के 3.5 घंटे बाद पृथ्वी पर वापस पहुंच गया। इस रॉकेट में अंतरिक्ष यात्री ओलेग नोवित्स्की और अभिनेत्री यूलिया पेरेशिल्ड और क्लिम शिपेंको सवार थे। अभिनेत्री पेरेशिल्ड और फिल्म निर्देशक शिपेंको चैलेंज नाम की फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग के लिए 5 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष केंद्र पहुंचे थे और 12 दिन वहां रहे थे। चैलेंज नामक यह फिल्म अंतरिक्ष में शूट होने वाली पहली फिल्म बन गई है। इस फिल्म में सर्जन का किरदार निभा रही पेरेशिल्ड को एक क्रू सदस्य को बचाने के लिए अंतरिक्ष केंद्र जाना पड़ता है, जिसे अंतरिक्ष की कक्षा में तत्काल ऑपरेशन की जरूरत होती है। अंतरिक्ष स्टेशन में 6 महीने से अधिक का समय बिताने वाले नोवित्स्की ने फिल्म में बीमार अंतरिक्ष यात्री का किरदार निभाया है। फ्रांस ने उपग्रह सिराक्यूज 4A का सफल प्रक्षेपण किया। देखिए, फ्रांस ने एक अत्याधुनिक उपग्रह सिराक्यूज 4A को 27 अक्टूबर 2021 को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। इसे फ्रेंच गुआना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसे दुनिया भर में फ्रांस के सशस्त्र बलों को तेजी और सुरक्षित रूप से संवाद करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है। उपग्रह अपने आसपास के इलाकों का सर्वेक्षण कर सकता है और हमले से बचने के लिए खुद को आगे बढ़ा सकता है। सिराक्यूज 4 सिराक्यूज 3 की तुलना में 3 गुना अधिक थ्रूपुट उत्पन्न करता है। इस तरह के 3 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया जाना है। दूसरा जो 2022 में प्रक्षेपित किया जाएगा। सिराक्यूज 4 पहला फ्रांसीसी सैन्य उपग्रह है जो अन्य उपग्रहों का पता लगाने की क्षमता रखता है। आगे चलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारत को हर क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाने के मिशन के तहत 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया। यह भारतीय अंतरिक्ष संघ अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का एक प्रमुख उद्योग संघ है। इसके शुभारंभ का मुख्य लक्ष्य भारत को अंतरिक्ष विज्ञान और भौतिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। यह जो भारतीय अंतरिक्ष संघ है, इसके संस्थापक सदस्यों में लार्सन एंड ट्रूबो, नेल्को, वनवेव, भारतीय एयरटेल,
मैप माई इंडिया, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल है। इसके अतिरिक्त अन्य भी शामिल हैं। ठीक है, यह संघ भारत सरकार एवं उसकी एजेंसियों सहित भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के सभी हितधारकों के साथ अपना जुड़ाव सुनिश्चित करेगा। यह जो आपका भारतीय अंतरिक्ष संघ है, इसका प्रतिनिधित्व अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताएं रखने वाली प्रमुख देशी कंपनियों के साथ साथ वैश्विक कंपनियां भी करती हैं। अगला है चीन का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह शीहे। क्या नाम है? शीहे। तो चीन ने 14 अक्टूबर 2021 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से उत्तरी शांक्षी प्रांत के ताई युआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। उपग्रह का नाम शीहे रखा गया है। शीहे सूर्य की देवी हैं, जिन्होंने प्राचीन चीनी पौराणिक कथाओं में कैलेंडर बनाया था, जिसे चीनी HA सोलर एक्सप्लोरर के रूप में भी जाना जाता है। उपग्रह को चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। उपग्रह को 517 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में संचालित होगा, जिसमें प्राथमिक वैज्ञानिक पेलोड के रूप में सौर अंतरिक्ष दूरबीन स्थापित है। यह शोधकर्ताओं को सौर ज्वालाओं के दौरान सूर्य में होने वाले परिवर्तनों, जैसे कि इसके वायुमंडलीय तापमान और वेग में परिवर्तन का निरीक्षण करने में मदद करेगा। उपग्रह सौर HA वर्णक्रमीय इमेजिंग का पहला अंतरिक्ष अन्वेषण करेगा, जिससे सौर अन्वेषण में चीन की अनुसंधान क्षमता में सुधार की संभावना है। इस प्रक्षेपण में सीहे उपग्रह सहित 10 अन्य छोटे उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में उनकी कक्षा में स्थापित किया गया है। अगला है चीनी उपग्रह सिजियान 21 का सफल प्रक्षेपण। चीन ने सिजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का 24 अक्टूबर 2021 को प्रक्षेपण किया। सिजियान 21 को लॉन्ग मार्च 3V कैरियर रॉकेट से दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के सिजांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया, जो सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में प्रवेश कर गया। उपग्रह का उपयोग मुख्य रूप से अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और सत्यापन के लिए किया जाएगा। इस प्रक्षेपण ने लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट के 393वें मिशन को पूरा किया। अगला है चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम मैथ्यू हैसन क्रेटर रखा गया है। 20 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नाम अश्वत्थ आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैसन के नाम पर रखा गया है। मैथ्यू हैसन के नाम पर चंद्र क्रेटर का नाम रखने का प्रस्ताव जॉर्डन बेर्जफेल्डर द्वारा रखा गया था, जो ह्यूस्टन में लूनर एंड प्लैनेटरी इंस्टीट्यूट में हैसन के साथ एक इंटर्न थे। वर्ष 1909 में दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने वाले प्रथम अभियान के सदस्य थे। वह एक अनुभवी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1 दर्जन से अधिक आर्कटिक अभियानों में हिस्सा लिया था। मैथ्यू हैसन क्रेटर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर श्वेड्रूप और डे गैरलाचे क्रेटर के बीच स्थित है। यह चंद्रमा पर वही मिशन स्थान है जहां नासा अपने आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्र यात्रियों को उतारेगा। यह मिशन ग्रहों की प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के साथ साथ चंद्रमा और मंगल पर मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का आधारशिला प्रदान करेगा। क्रेटर का नामकरण होने के बाद लैंडिंग साइट का चयन करना आसान बना देगा और ध्रुवीय खोज में अदृश्य आकृति को उजागर करने का अवसर देगा। आर्कटिक क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले अभियान में हैसन, पीरी और 4 इन्यूट साथी उर्किया, ऊटा, इनिगवा और सिगलू शामिल थे, जिनके नेतृत्वकर्ता मैथ्यू हैसन थे। आगे चलते हैं, रक्षा और प्रतिरक्षा की बात कर लेते हैं। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। तो DRDO द्वारा विकसित 5000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली घातक मिसाइल अग्नि 5 का भारत ने 27 अक्टूबर 2021 को सफल परीक्षण किया। सतह से सतह, याद रखिएगा, अग्नि जो मिसाइल है सतह सतह वाली है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में चीन का सबसे उत्तरी शहर हार्बिन समेत पूरा एशिया आ गया है। अग्नि 5 का परीक्षण उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर स्थित परीक्षण केंद्र पर किया गया। इस मिसाइल का यह 8वां परीक्षण है। इसके अब तक के सभी परीक्षण सफल रहे हैं। अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है। यह एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए लॉन्च की जा सकती है। मिसाइल दागों और भूल जाओ वाली प्रणाली पर कार्य करती है। यह मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। आवाज से 24 गुना तेज 3 चरणों वाली इस मिसाइल में ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। 17.5 मीटर लंबी 2 मीटर व्यास वाली इस मिसाइल का वजन 50 टन है। अग्नि 5 की लॉन्चिंग प्रणाली में कनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। लॉन्च करने के लिए मोबाइल लॉन्चर का उपयोग किया जाता है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। अगला है भारतीय नौसेना का युद्धपोत तुसिल रूस में लॉन्च किया गया। तो रूस के कालीग्रांड के यंतर शिपयार्ड में 29 अक्टूबर 2021 को भारतीय नौसेना के युद्धपोत तुसिल को लॉन्च किया गया। इस मौके पर रूस में भारतीय राजदूत डी बाला वेंकटेश वर्मा भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि शिप को तुसिल नाम दिया गया है, जिसे संस्कृत में सुरक्षा कवच कहते हैं। भारतीय और रूसी सरकार ने
अक्टूबर 2016 में इस तरह के 4 युद्धपोत बनाने का समझौता किया था, जिसमें 2 युद्धपोत रूस में और 2 युद्धपोत भारत में बनने थे। मंत्रालय के अनुसार तुसिल जहाज लो रडार से बचने और समुद्र में होने वाले शोर से पकड़ में आने से बचने के लिए स्टील्थ प्रौद्योगिकी से युक्त है। यह काफी अत्याधुनिक तकनीक मानी जाती है। P1135.6 श्रेणी के 7वें फ्रिगेट में कई तरह के उपकरण हैं जो इसे काफी बेहतर युद्धपोत की श्रेणी में रखते हैं। आगे चलते हैं। यह जहाज सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइलों, सोनार प्रणाली, सतह पर निगरानी वाले रडार, संचार प्रणाली और पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणाली के साथ ही रूस की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों व गन माउंट से लैस है। डीआरडीओ द्वारा एंटी एयरफील्ड हथियार का सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ अर्थात रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से 3 नवंबर 2021 को राजस्थान के जैसलमेर में स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के 2 उड़ान परीक्षण किए। इसमें उपग्रह नेविगेशन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर पर आधारित 2 अलग अलग हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह पहला अवसर है जब देश में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर आधारित बम का फ्लाइट टेस्ट हुआ है। इसका एक अन्य परीक्षण 28 अक्टूबर को हुआ था। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर वाला तंत्र इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक से लैस है, जो इसे लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम बनाता है। यह 100 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को भेज सकता है। अगला है स्वदेश निर्मित ICGS सार्थक राष्ट्र को समर्पित एक नया भारतीय तटरक्षक गश्ती पोत ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक जो है 28 अक्टूबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह गुजरात के पोरबंदर में आधारित होगा। स्वदेश निर्मित जहाज को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के नटराजन द्वारा कमीशन किया गया है। ICGS सार्थक भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ICG के लिए बनाए जा रहे 5 अपतटीय गश्ती पोतों की श्रृंखला में चौथे स्थान पर है। 2450 टन विस्थापित क्षमता वाला 105 मीटर लंबा जहाज 9100 किलोमीटर के 2 डीजल इंजन द्वारा संचालित है, जिसे 26 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। जहाज अत्याधुनिक उपकरणों, मशीनरी, सेंसर और हथियारों से सुसज्जित है, जो इसे एक कमांड प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है। साथ ही खोज और बचाव, समुद्री अपराधों का मुकाबला करने और समुद्री वातावरण के संरक्षण और सुरक्षा सहित कर्तव्यों के अनिवार्य तटरक्षक चार्टर को पूरा करता है। भारतीय तटरक्षक बल स्वदेशी प्लेटफॉर्मों को शामिल करने में अग्रणी और ICGS सार्थक आत्मनिर्भर भारत का एक ज्वलंत उदाहरण है। 5 अपतटीय गश्ती पोत OPB की श्रृंखला के अन्य पोत में सजग, विग्रहयार्ड आपका 45006, वज्र और वराह ये हैं। आगे बात करते हैं एरियल टारगेट यान अभ्यास का सफल परीक्षण के बारे में। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, यह शॉर्ट में कह सकते हैं हीट, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास का 22 अक्टूबर 2021 को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। लक्ष्य विमान मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर FCC के साथ नेविगेशन के लिए MEMS आधारित जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS से लैस है। अभ्यास के बारे में बात करें तो ड्रोन अभ्यास को भारतीय सशस्त्र बलों के लिए DRDO प्रयोगशाला, वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ADE जो कि बेंगलुरु में है, बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में इसे उपयोग किया जा सकता है। वाहन को पूरी तरह से स्वायत्त उड़ान के लिए प्रोग्राम किया गया है। लैपटॉप आधारित ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन का उपयोग करके हवाई वाहनों को चेक आउट किया जाता है। LAC पर पिनाका व स्मर्च रॉकेट प्रणाली तैनात की गई है। भारतीय सेना ने हाल ही में वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात LAC पर उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सीमा पर पिनाका और स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तैनात किया है। पिनाका एक स्वचालित रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है जो 38 किलोमीटर तक के क्षेत्र में लक्ष्य को टारगेट कर सकता है। अत्याधुनिक और पूरी तरह स्वदेशी पिनाका वेपन सिस्टम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने डिजाइन किया है। यह सिस्टम औसत समुद्र तल पर 38 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेज सकता है। पिनाका रॉकेट का नामकरण भगवान शिव के धनुष के नाम पर किया गया है। यह लॉन्चर भारतीय आर्टिलरी शस्त्रागार का एक बेहद शक्तिशाली हथियार है जो 90 किलोमीटर की दूरी तक फायर कर सकता है। गौरतलब है कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO ने इसी वर्ष जून माह में उड़ीसा तट के पास चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण केंद्र से स्वदेशी पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया था। अगला है अमेरिका द्वारा रेथियान हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। 27 सितंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका USA ने रेथियान
रेथियान हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल का विकास रेथियान मिसाइल्स एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी द्वारा नॉर्थरॉप ग्रुमन की साझेदारी में डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी तथा यूएस वायुसेना हेतु किया गया है। ध्यातव्य है कि यह परीक्षण स्क्रैमजेट संचालित हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट का पहला उड़ान परीक्षण है। यह वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करके आगे बढ़ने वाली ध्वनि की गति से 5 गुना या मैक 5 की तीव्र रफ्तार से चलने वाली मिसाइल है। कुछ नवीनतम पुस्तकों की बात कर लेते हैं। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, यह पुस्तक लिखी गई है उदय माहुरकर और चिरायु पंडित के द्वारा। अगला है एन इकोनॉमिस्ट एट होम एट एब्रॉड अ पर्सनल जर्नी, भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार डॉक्टर शंकर आचार्य की पुस्तक है। स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी, फिल्म अभिनेत्री दिव्या दत्ता की पुस्तक है। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर ये गुलजार की है। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, ये पुस्तक लिखी गई है पुरदमन सिंह और आदिल हुसैन के द्वारा। सर सैयद अहमद खान रिलीजन एंड नेशन, प्रोफेसर सैफी किदवई के द्वारा लिखी गई है। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोरी, एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार के द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्री गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा, जयतीर्थ राव की पुस्तक है यह। फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइट बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स, प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कर नीति विशेषज्ञ असीम चावला की पुस्तक है। राइटिंग फॉर माई लाइफ रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। इस संकलन में रस्किन बॉन्ड की कुछ सबसे लोकप्रिय कहानियां, निबंध, कविताएं और यादें शामिल हैं। रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। कमला हैरिस फेनामोनल वुमेन, चिदानंद राजघट्टा के द्वारा लिखी गई है। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, ये सलमान खुर्शीद की पुस्तक है, काफी चर्चा में रही है अभी। एम्स में एक जंग लड़ते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की पुस्तक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन चीज़ों को यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।